सभी मित्रों को नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के इस कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जनसुलभ पुस्तकालय के एक लोकप्रिय स्तंभ रचना प्रक्रिया और रचना पाठ में हम एक बेहद महत्वपूर्ण कवि को यहाँ पर लेकर आए हैं। आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। मैं आदरणीय पंकज राग जी का इस कार्यक्रम में आप सभी मित्रों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मित्रों, कुछ कवि ऐसे होते हैं जो कविता मात्र को प्रतिबद्ध होते हैं। वे कविताएं जी रहे होते हैं, रच रहे होते हैं, मगर उसके प्रकाशन को लेकर या संग्रह को लेकर बहुत आग्रही नहीं। पंकज राग एक ऐसे ही कवि है। मुजफ्फरपुर बिहार में जन्मे पंकज जी की उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के उपरांत ये देश के विभिन्न हिस्सों में रहे। मसूरी, उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। ऐसे में शुरुआत से ही अगर हम देखें तो पंकज जी अपने भिन्न स्वर के लिए जाने जाते हैं। कविताओं में किस तरह स्वयं को कुछ अलग हटकर अभिव्यक्त करें, इसकी कवायद हमें इनके यहां दिखाई पड़ती है। और अगर हम यह बात करें कि बचपन में ही इनके द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह पंकज राग की कविताएं नाम से वर्ष 1969 में प्रकाशित होता है। 78। और बाद में हम सभी जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह यह भूमंडल की रात है, वर्ष 2009 में प्रकाशित होता है। मित्रों, साहित्य से इतर जो विषय हैं, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, इसकी जो कई ऐसी बातें, इसके कई ऐसे संदर्भ हैं जो पंकज राग की कविताओं में उपस्थित होते हैं। और हम उन कविताओं में ऐसे संदर्भों से गुजरते हुए अपने चिर परिचित इतिहास की भी कुछ नए तरह से व्याख्या करने को मजबूर हो जाते हैं और उन भूली बिसरी बातों की ओर जाते हैं जहां कई बार इतिहासकार भी नहीं जा पाते। ऐसे में इतिहास अध्ययन का एक सृजनात्मक इस्तेमाल भी हमें इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। यह भूमंडल की रात है में से कई कविताएं आप लोगों ने पहले भी सुनी है। आज की इस कड़ी में पंकज जी की ओर से कुछ खास कविताओं का पाठ होगा। वे कविताएं हैं देश दुनिया के विभिन्न शहरों पर केंद्रित कविताएं। इनमें वे शहरें भी हैं जिनमें कवि स्वयं रहा है, इनमें वे शहरें भी हैं जिनसे कवि प्रभावित रहा, जिनसे कवि कुछ इस तरह से ग्रहण कर सका और कुछ ऐसी बातें हुई कि वे कविताओं में अपने आप दर्ज होते चले गए। वे शहरें भी हैं। तो आइए मित्रों, हम पंकज जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी कविताओं का पाठ करें और जहां जहां उस कविताओं के रचाव से जुड़े संदर्भ आते हैं, उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि भी होती है किसी रचना के रचाव की, तो उसके बारे में भी कुछ जरूर करें। पुनः स्वागत पंकज जी, शुरुआत करता हूं।
नमस्कार आप सब लोगों को। जैसा अर्पण जी ने कहा कि इधर मैंने शहरों पे बहुत ज़्यादा कविताएं लिखी हैं और शायद उन्हीं कविताओं को लेकर अगला संग्रह आए। तो दिल्ली शहर दर शहर कविता तो मतलब सब लोगों ने, कई लोगों ने सुनी है और बहुत लंबी है, तो उसको तो नहीं सुनाऊंगा। लेकिन संग्रह के बाद जो शहरों पे बहुत सारी कविताएं हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से ही कुछ कविताएं आपके सामने पेश करूं। पहली कविता जो पेश कर रहा हूं कोलकाता पे है। पेश है। मैं या तुम कलकत्ते कभी नहीं रहे, मैं या तुम कलकत्ते कभी नहीं रहे, पर सोचता हूं कि अगर हम कलकत्ते रहते तो किसी साधारण से मोहल्ले के पहले माले के फ्लैट से नीचे झांकती, पीले किनारे की एक साड़ी पहने, घूंघट जैसे बालों के बीच थोड़ा सिंदूर लगाए, तुम कितनी बंगाली सी लगती। मैं या तुम कलकत्ते कभी नहीं रहे, पर सोचता हूं कि अगर हम कलकत्ते रहते तो किसी साधारण से मोहल्ले के पहले माले के फ्लैट से नीचे झांकती, पीले किनारे की एक साड़ी पहने, घूंघट जैसे बालों के बीच थोड़ा सिंदूर लगाए, तुम कितनी बंगाली सी लगती। सीढ़ी से ही आने लगती हल्दी और मछली की मिलीजुली गंध, जो सैकड़ों वर्षों की उथल पुथल और क्रांति के उद्घोषों के बीच भी बनी रही इस महानगर की स्थायी गंध। विभेद भरी हवाओं के बीच भी तैरकर ऐसी गंधें कुछ न कुछ जोड़ती ही हैं। भले ही मुझे नहीं पसंद हो यह गंध, पर इसी गंध से आती तुम्हारे चेहरे पर कांति, जो कलकत्ते से कोलकाता के परिवर्तन के बीच भी कायम रहती। मध्यम वर्गीय रसोई की गंध की भी अपनी ताकत होती है। मध्यम वर्गीय रसोई की गंध की भी अपनी ताकत होती है। वह चुपके से, थोड़ी सहृदयता से और थोड़ी कृपणता से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए चलाती है हमारे और तुम्हारे जैसी कितनी ही गृहस्थियों को। वह फोर्ट विलियम की तरह खो नहीं जाती, एस्प्लेनेड की तरह बदली बदली सी भी नहीं लगती, पार्क स्ट्रीट के फ्लूरीज या काली घाट के भजहरी मन्ना के लिए वह हमेशा चुनौती बनी रहती और उसे अपने अंदर समाये एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ तुम काबिलियत से फले फूले बुद्धिजीवियों की आंखों में आंखें डालकर भी बरबस हंस सकती। सोचता हूं अगर तुम रहती कोलकाता मेरे साथ, तो अपनी छोटी सी मुट्ठियों में ही भींच लेती खुशियां और उन्हें हर दिन हमारे छोटे से घर में खोलकर थोड़ा गुनगुनाती और थोड़ा खिलखिलाती। तुम ही बन जाती धूप उस छोटे से फ्लैट की, तुम ही खोलती दरीचा, और अगर मैं तुम्हें घर से बाहर कभी सेंट जॉन्स चर्च में जॉब चार्नक की कब्र दिखाने ले जाता, तो तुम मेरा मान रखने के लिए मेरी बातें तो सुनती, लेकिन तुम्हारे चेहरे का भाव ऐसा होता जैसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तुम मुझसे कह रही हो कि कोलकाता जॉब चार्नक ने नहीं बल्कि तुमने बनाया हो और तुम बनाती जा रही हो। वैसे भी लोग कहते हैं तुम लगती तो बहुत कुछ बंगाली सी ही हो। दूसरी कविता भी बंगाल के ही एक शहर पे है, मुर्शिदाबाद पे, वह भी पेश कर रहा हूं। वह एक छोटा सा ही रेस्तरां था जहां की पाबदा मछली तुम्हें बहुत स्वादिष्ट लगी थी। वह एक छोटा सा ही रेस्तरां था जहां की पाबदा मछली तुम्हें बहुत स्वादिष्ट लगी थी। तुमने और भी बातें की थी जो अब याद नहीं,
पर याद है कि हम खुशबाग से लौटे थे सिराजुद्दौला और लुत्फुन्निसा की कब्रों पर से, और मैं सोच रहा था कि सिराजुद्दौला की कब्र के पास 4 दिन तक भूखी प्यासी बैठी रहकर अपनी जान देने वाली लुत्फुन्निसा के लिए तो न पाबदा का कोई अर्थ बचा होगा, न मुर्शिदाबाद का। कई चीजों के अर्थ यूं ही खत्म हो जाते हैं। अर्थों के शिकस्त से बड़ी हार तो आज भी नहीं है। इसीलिए मीर जाफर की हवेली को नमक हरामेर ड्योढ़ी भले ही कहा जाता हो, लेकिन उसके वंशजों के घर खूब रोशन रहे हैं। जगत सेठ अपनी कोठियों की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जगमगाते रहे हैं। आज भी रॉबर्ट क्लाइव जगह जगह नजर आता है, और अब तो उसकी दीवानी और निजामत दिल्ली तक है। मोती झील के पास के खंडहरों को देखकर यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये दगा और फरेब के खंडहर हैं। दगाबाजी के खंडहर नहीं होते, वह कई जन्म लेती है, बार बार लेती है, चाहे किसी जाति रिश्ते में हो या सत्ता के गलियारों में। 1000 दुआरी की विशाल इमारत के चारों तरफ आज भी झुकी हैं पेड़ों की टहनियां एक बहुत बड़े फरेब के बोझ से। कुछ उदास सा लगता है मुर्शिदाबाद आज भी, और कटरा मस्जिद में अब नमाज नहीं होती। पर इस सब के बावजूद ऐसे आलम में भी तुम्हारा पाबदा की तारीफ करना एक मुस्कुराहट तो दे ही देता है। ऐसी छोटी छोटी अनुभूतियों के बीच से ही जन्म लेते हैं कुछ छोटे छोटे अर्थ। पेड़ों के बीच से अभी भी गाती है दोयाल चिड़िया, और अपने माजी के बोझ के बीच भी थकी थकी सड़कों और पुराने मोहल्लों में लोग गाते रहते हैं मुर्शिदी गान, आमार दोयाल अल्लाह रे, और सुनने वाले लगाते हैं इसके बड़े बड़े अर्थ। अगली कविता, सभी कविता में आप देखेंगे कि इतिहास और वर्तमान साथ साथ चलता है, और कई सामयिक प्रश्न भी उभारता है। मुंबई पर कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं, मुंबई कुछ छवियां। पहली है, रेत गंदी होने से पैरों के निशान नहीं बदल जाते। रेत गंदी होने से पैरों के निशान नहीं बदल जाते। लहरों के हर झोंके से मिटते तो हैं निशान, पर साथ ही लगातार बनते भी रहते हैं। जुहू के समुद्र तट पर इच्छाओं से भीगती है रेत। ऐसी रेत उड़ती नहीं, खींचती है नए नए पैरों को। गंदले समुद्र का हर उछाह एक मौका है। उथले पानी में खड़े पैरों को अपने सामने दिखता है फैला हुआ अथाह और असीम। चारों तरफ बिखरे हुए दोनों पत्तलों का सर्वहारा हुजूम भी चाहता है तैरना। समुद्र तट से लगी हुई तमाम जमीन भी एक समुद्र है, जिसके पानी में अंधकार नहीं झांकता। कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं। दूसरी है, मन घूमता है किनारे पर किसी अंतिम लहर की तरह। मन घूमता है किनारे पर किसी अंतिम लहर की तरह। डूबते सूरज से निकली हर चोट चट्टानों तक पहुंचते ही उफान बन जाती है। वैसे यहीं पीछे सड़क के मोड़ भी हैं, जहां से निकलते हैं दूसरे रास्ते, और जिनके आगे मिली जुली आवाजों का पैनापन है। लेकिन भरा भरा मन लिए आने वाला हर शख्स सिर्फ देखना चाहता है सामने का खालीपन। वैसे खाली होना एक सापेक्षिक अनुभूति है। जैसे सड़क के इस पार के खाली जैसे लगने वाले 2-4 बंगले
या फिर जैसे निराशा। फिर भी जब जब शाम गहराती है, बहुत हताश सा लगता है वर्ल्डली सी फेस। तीसरी कविता है, जिन फासलों को खोजता हूं मैं, वे सिर्फ वक्त के ही तो फासले नहीं हैं। जिन फासलों को खोजता हूं मैं, वे सिर्फ वक्त के ही तो फासले नहीं हैं। हर फासले के पीछे होती है एक मंशा, कभी किसी व्यक्ति की, कभी किसी समुदाय की, और कभी पूरे भूमंडल की। कई तरकीबों और तकनीकों के हाथ में हाथ डालकर चलती है मंशा, और फासले बढ़ते जाते हैं। सोच रहा हूं यह अब मैं बंद रिदम हाउस के सामने खड़े होकर। क्यों सोच रहा हूं यह अब मैं बंद रिदम हाउस के सामने खड़े होकर। वह कौन सा समुदाय था जिसने तकनीक की बिसात पर तरकीब की चालों से अपने शौक की बाजी खेली और रिदम हाउस आना भूलता गया। वह सिर्फ वक्त ही तो नहीं था जिसने चर्च गेट की फुटपाथों पर बिछे किताबों की कतारबद्ध दुकानों को वर्षों पहले गायब कर दिया। वह सिर्फ वक्त ही तो नहीं था जिसने चर्च गेट की फुटपाथों पर बिछे किताबों की कतारबद्ध दुकानों को वर्षों पहले गायब कर दिया। एरोस सिनेमा के पीछे लिली कोर्ट में पेइंग गेस्ट की तरह रहते जयदेव की जटिल धुनों का खामोश हो जाना भी तो वक्त के पहले ही हुआ था। और इस इलाके के लोगों और निगाहबानों के बीच के बढ़ते फासलों के पीछे सिर्फ वक्त ही तो नहीं था। ओवल मैदान के इस पार से जब देखता हूं मैदान के उस पार के मकानों को, तो मेरी निगाहों में भी अब फासले होते हैं। मेरी आंखों में भी उतर गई हैं कई मंशाएं। मेरी पुतलियों ने भी सीख ली है घूमने की कई तरकीबें। और जब मेरी पलकें झपकती हैं तो उन्हें सिर्फ वक्त नहीं, माहौल भी झपकाता है। मुंबई पर चौथी कविता है, किसी एक को देखना तमाम लोगों को अनदेखा करना भी होता है। किसी एक को देखना तमाम लोगों को अनदेखा करना भी होता है। फिर भी विरोध नहीं करते लोग। चर्च गेट पर हर सुबह उतरता हुजूम यंत्रवत चलता है उसी रास्ते जहां वर्षों से नहीं बन पाए पूरे वाक्य उनके लिए। एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे मुंबई की हवा खाने के बावजूद न उनके हाथों के छातों ने कुछ अलग कहा, न टिफिन के डब्बों ने। परेल के बियाबान मिलों में तो अब शब्द तक न बचे। मुंबई तुम्हारे पास कितने एक हैं, पर उन्हें कितना भी जोड़ूं वे अनेक नहीं बनते, अलग अलग एक बनते जाते हैं। चर्च गेट का हुजूम देर शाम किसी एक ही इलाके में नहीं लौटता, पर लौटकर हर इलाके में छाई रहती है थकान, ऐसी सामूहिक थकान जो न सोचने देती है और न बोलने, जिस पर काबिज होती है हर एक इलाके की रात, और जिन्हें जोड़कर भी वर्षों से बनती रही है एक ही रात, मुंबई की एक रात। पांचवी कविता, ओवल व्यू अपार्टमेंट के दरमियान पंडित जी अब नहीं है। ओवल व्यू अपार्टमेंट के दरमियान पंडित जी अब नहीं है। नहीं बैठता है सामने कोई पान वाला। इमारत वही है, लिफ्ट भी वही पुरानी ग्रिल वाली, जिससे जाते थे सबसे ऊपर की मंजिल पर, जहां रहा था मैं कभी कुछ दिनों। वैसे सामने की सड़क भी वही है। शायद उन पर चलने वाले लोगों में कुछ एक तो अभी भी वही होंगे, और उसके पार का मैदान भी वैसा ही है। कुछ चीजें तो रह ही जाती हैं वहीं,
जिन्हें हम ठोस मानते हैं, पर जो छिटक जाते हैं उन्हें हम तरल भी नहीं मानते। उन्हें लुप्त मानकर चल देते हैं, उन्हें लुप्त मानकर चल लेते हैं 4 कदम और। गौर कीजिए तो इस इमारत की छिटकी हुई आवाजें कहाँ होंगी इतने वर्षों बाद। गौर कीजिए तो इस इमारत की छिटकी हुई आवाजें कहाँ होंगी इतने वर्षों बाद। हो सकता है इसी शहर की सुदूर बस्तियों में हो। उस वक्त को हो सकता है इसी शहर की सुदूर बस्तियों में हो। संभव है, हो सकता है किसी और शहर में खिलखिला रही हो और उस समय के पच्चापों की बात करें। उस वक्त की हंसी संभव है किसी और शहर में खिलखिला रही हो और उस समय के पच्चापों की बात करें तो दूर दराज के किसी आवासीय परिसर में उम्र की लड़खड़ाहट के बावजूद उन्हें कोई न कोई तो पहचान ही लेता होगा। जो मौन हो गए उनकी उंगलियों के निशान शायद अभी भी यदा कदा मिल ही जाएं ओवल व्यू में। जो मौन हो गए उनकी उंगलियों के निशान शायद अभी भी यदा कदा मिल ही जाएं ओवल व्यू में, जिनकी हिफाजत कर रहा होगा कोई दूसरा दरबान। मुझे लगता है मुंबई में पर्दा कभी गिरता नहीं। कुछ छोटी छोटी कविताएं मसूरीपन हैं। जैसा आप जानते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो ट्रेनिंग होती है वो मसूरी में होती है। तो हम लोग का जो ज़माना था उस ज़माने में अगर आप पढ़ने लिखने में थोड़े ठीक ठाक थे तो यूपीएससी की जो परीक्षा है वो देते थे। तो मैंने भी दिया हो गया, लेकिन उसके साथ उस सेवा के साथ अब तो रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उस सेवा के साथ कभी बहुत ज़्यादा तारतम्य मेरा बैठा नहीं। और शुरू जब मसूरी पहुंचा तो कुछ खास अच्छा भी नहीं लगा। तो मसूरी पे 3 छोटी छोटी कविताएं हैं जो आपको सुनाता हूँ। जिंदगी में पहली बार जब मसूरी पहुंचा था तो बरसात हो रही थी। जिंदगी में पहली बार जब मसूरी पहुंचा था तो बरसात हो रही थी। मेरे तमाम साथी उस बरसात में इंद्रधनुष देख रहे थे, पर मुझे कुछ काला सा अंधियारा सा दिखा। उस दिन मन जो खराब हुआ वह फिर कभी ठीक नहीं हो पाया। प्रशासन के उस लब्ध प्रतिष्ठ संस्थान से निकलकर शासन और प्रशासन के गलियारों में वर्षों घूमना वैसा ही रहा जैसे मसूरी की घुमावदार सड़कों पर लगातार बढ़ती भीड़ के बीच बच बचाकर निकलते जाना। शासन प्रशासन के उस लब्ध प्रतिष्ठ संस्थान से निकलकर शासन और प्रशासन के गलियारों में वर्षों घूमना वैसा ही रहा जैसे मसूरी की घुमावदार सड़कों पर लगातार बढ़ती भीड़ के बीच बच बचाकर निकलते जाना। इतने साल बीत गए, मसूरी में जब जब धूप निकली तो मुझसे बहुत दूर निकली। दूसरी है, अभी हाल में फिर गया मसूरी और अकादमी की बगल में हाल में खुली उस दुकान में कॉफी पीते हुए ढेर सारी किताबें पलटता रहा। सोचा कि शायद कुछ अलग सा अच्छा सा लगे, मन के अंदर से थोड़ी गुनगुनाहट जैसी आवाज आए और मैं खो जाऊं
अक्षरों और शब्दों की धड़कनों में। पर तभी अकादमी परिसर के अंदर से आया क्रमबद्ध पदचापों का स्वर, बहुत ही ठोस, निश्चित और दुविधा विहीन, मेरी तरफ बढ़ता ही जाता स्वर, और आधी पलटी किताबों को छोड़ खड़ा हो गया मैं। छिपने की जगह भी नहीं थी, और वैसे भी जब कानून का आक्रमण होता है तो किताबें आपको बचा नहीं पाती। तीसरी और अंतिम मसूरी पर छोटी सी कविता है। लैंडूर और कुलरी की पुरानी रूमानी कहानियों की पीठ पर चढ़कर जब मिलाना चाहता हूं मैं रस्किन बॉन्ड से हाथ, तो बीच में कई हाथ आ जाते हैं। लैंडूर और कुलरी की पुरानी रूमानी कहानियों की पीठ पर चढ़कर जब मिलाना चाहता हूं मैं रस्किन बॉन्ड से हाथ, तो बीच में कई हाथ आ जाते हैं। ये ऐसी कहानियों के हाथ हैं जिनका अंत गायब है। ये ऐसी कहानियों की रातें हैं जिन्हें सुनाकर कोई किसी को सुलाता नहीं। इन कहानियों के पक्षी चहचहाते हैं पर दिखाई नहीं देते। इन कहानियों के उपनिवेश के अंग हैं पर शरीर नहीं बन पाता। मसूरी, तुम्हें कैसे याद करूं, अब तो बहुत देर हो चुकी। एक पटना पर कविता सुनाता हूँ। पटना में रहा कभी नहीं पूरी तरह से, लेकिन मेरे पिताजी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, बाद में दिल्ली आ गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में, और माँ बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में थी। तो गर्मी की छुट्टियों वगैरह में पटना हम लोग महीनों रहते थे। तो एक तरह से पूरी तरह तो कभी नहीं रहा पटना, लेकिन पटना को बचपन में काफी कुछ देखा। तो पटना पे एक कविता है। राजेंद्र नगर के उस छोटे से पहले माले के फ्लैट के सामने एक पतली सी सड़क थी। राजेंद्र नगर के उस छोटे से पहले माले के फ्लैट के सामने एक पतली सी सड़क थी, जिसके उस पार कुछ झाड़ झंखारों के बीच एक पोखर था, जिसमें सुबह सुबह कमल के फूल खिलते थे। उससे भी थोड़ा परे रेलवे लाइन थी, जिस पर भाप के इंजन वाली रेलगाड़ियां आया जाया करती थी। इस पूरे परिदृश्य में कहीं ढलान, कहीं चढ़ाई, कुछ आहटें और कुछ घुमाव भी जरूर रहे होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों पटना को जब भी याद करता हूं तो एक सीधी रेखा की तरह ही। शायद इसलिए कि बचपन के कई वर्षों में से यादों के कुछ क्षण ही जिंदा रह पाते हैं, और ऐसे क्षण अपने आप ही क्रमबद्ध होकर एक दूसरे को बढ़ाते चलते हैं। या शायद इसलिए भी कि गंगा के समानांतर बसने और बढ़ने वाला एक शहर चाहता तो यही है कि सीधी रेखा में ही बढ़ता और चलता जाए। ऐसी चाहत कामयाब नहीं होती, न व्यक्ति की न शहर की। रेखाएं आड़ी तिरछी चलने लगती हैं, मिटने भी लगती हैं। जगह जगह बनने लगते हैं आयताकार खंड, और इन खंडों के अंदर ही व्यक्ति खोजने लगता है अपनी पहचान और अपनी सफलता। ऐसे खंडों का बहुमत एक भारी भरकम सत्ता बनाता है, जो नदियों को मोड़कर, शहर के फूलों को झुकाकर और रास्तों को टेढ़ा कर सीधी सादी चाहतों को ही शर्मसार कर देता है। पटना की यादें बहुत बचपन की यादें हैं। शायद बचपन अकेला ऐसा समय होता है जब सत्ता के असर को आप समझ नहीं पाते, इसलिए उससे बचे रहने की खुशफहमी में
रीडर्स कॉर्नर से खरीदी हुई किताबें, पटना मार्केट के बिकते हुए मकोए के गुच्छे, पटना कॉलेज के सामने के मारवाड़ी बासे का सुस्वादु खाना, सभी एक खुली हुई स्निग्ध धूप की तरह याद आते हैं। आसमान खुला तो नहीं था उस वक्त भी, लेकिन बचपन की यादों में शायद धुआं नहीं होता। फिर भी यादों के परे भी कुछ होता है, जहां आग भी होती है और धुआं भी, जहां सोडा फाउंटेन भी उसकी लपेट में आता है और एक तथाकथित संपूर्ण क्रांति का उद्घोष भी उसे प्रज्वलित करता है। बुद्ध ने कभी कहा था कि पाटलिपुत्र एक मुख्य शहर बनेगा, लेकिन 3 खतरे उस पर मंडराते रहेंगे: अग्नि, पानी और आंतरिक मतभेद। 1975 की उस विकराल बाढ़ से तो कुछ खास नहीं बदला, लेकिन संपूर्ण क्रांति की उस आग ने शायद पटना को अजीब तरह झकझोर दिया। यह एक नई सत्ता की शुरुआत थी, जो औरंगजेब के पोते आजिम के बनाए अजीमाबाद से बिल्कुल अलग थी। यहाँ न तो अजीमाबाद के पहले बनी पत्थर की मस्जिद का एहतराम था, न पादरी की हवेली की मालूमात थी, न छज्जू बाग से बंगाल जाते आमों की महक थी। यहाँ न गोलघर की बेवकूफाना संरचना से कोई मतलब था, या फिर पटना कॉलेज की खूबसूरत डच इमारतों से कोई प्यार। अब बस हंगामा था, जिसके बीच जब मैं जाता था पटना, तो देखता था एक हुजूम में दिल्ली जाते छात्रों को, बर्बाद होते राजेंद्र नगर और कदम कुआं की सड़कों को, और अपहरण और हत्या की तमाम वारदातों के बीच भी पान की दुकानों पर देश और व्यवस्था को लेकर हर दिन दोहराई जाने वाली बहसों को। किसी ने मुझसे कहा कि क्यों दुखी होते हो, यह अब एक समीकरण है, और अब तुम्हारे बचपन की यादों की रेखाएं भी सीधी, आड़ी, तिरछी, सबसे परे कुछ ऐसे चलने लगी हैं कि अजीमाबाद के मुसव्विर खाने के वे चित्रकार तो आज बेचारे ही हो जाते हैं। काली किंकर दत्त, R.K. सिन्हा और रामशरण शर्मा जैसे बुद्धिजीवियों की अगर समाधियां होती, तो उनके पत्थर गिर गिर कर चीत्कार कर रहे होते। तुम तो बस खुश हो जाओ कि अब पटना में शराब नहीं मिलती। लोग जब मुझसे ऐसी बातें करते हैं तो मैं पटना नहीं जाना चाहता, लेकिन अजीमाबाद की गलियों में एक बार घूमना चाहता हूँ। शायद कुछ मिल जाए, शायद यह शहर एक मोड़ ले ले, शायद फिर से बन जाए एक सीधी रेखा नक्शे पर। भले ही शाद अजीमाबादी ने बहुत पहले कहा था कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। फिर भी लगता है कि कोशिश करूँगा तो कुछ न कुछ ढूंढ ही लूँगा उस अजीमाबाद में, जहाँ से शायद एक रेखा निकलकर पटना को भी अपनी बाहों में ले ले। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गई कविताएं अर्पण जी। जी, लेकिन अगर कुछ और सुना सकें तो बेहतर हो, क्योंकि लोग कुछ और कविताएं सुनना चाह रहे हैं। मतलब शहरों से अलग या शहरों वाली? शहरों पर हो तो अच्छा ही है, आप चाहे तो कुछ भिन्न भी जैसी। चलिए शहरों पे ही सुना देता हूँ। जी, शहरों पे ही थोड़ा बहुत देखता इस हूँ। बीच मैं 1-2 प्रतिक्रियाएं ले लेता हूँ। ज्ञान प्रकाश विवेक जी जुड़े हुए हैं जी। वे लिख रहे हैं, मसूरी पर कविताएं हैं गोया की, अनमने प्रशासक की आत्मकथाएं हैं। यहाँ हम गुजिस्ता की पदचाप मुतवातिर सुनते रहते हैं। जी जी, पढ़ रहा हूँ मैं, सामने आ गया है लिखा हुआ। जी जी, और भी कुछ खास प्रतिक्रियाएं। ज्ञान प्रकाश विवेक जी की ही एक और प्रतिक्रिया, ये कविताएं एकदम ताजा दम है और निशानियों की शानदार तशरीह।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उदय भानु पांडे जी लिख रहे हैं, चिर परिचित मुहावरों के बावजूद भाषा कठिन है, क्योंकि विचार और भावना में ईमानदारी और गहराई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जी जी, और पढ़ें जी। चलिए, एक अब एक पुराने संग्रह से सुनाता हूँ, बुरहानपुर। जी बुरहानपुर, अगर आप जानते हैं तो मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, और मुगलों के ज़माने में जो मुगल राजकुमार होते थे वो वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। जो डेक्कन जाने का अमरकंटक, जो अमरकंटक से लगा हुआ भी है पंकज। नहीं, अमरकंटक बिल्कुल अलग है। बुरहानपुर तो खंडवा का हिस्सा है, वो महाराष्ट्र से फिर लगता है। जी और वहाँ के गवर्नर होते थे जो मुगल प्रिंसेस होते थे, वो इतना इम्पोर्टेंट था, दक्कन का दरवाज़ा माना जाता था वो। जी और तो बुरहानपुर पर एक कविता है, पुरानी कविता है लेकिन सुना देता हूँ। बुरहानपुर में बड़ी गर्म हवा चलती है, बुरहानपुर में बड़ी गर्म हवा चलती है, पुराने मकबरे तपते हैं, दीवानें दहकती हैं, एक तहजीब झुलस जाती है। बुरहानपुर में बड़ी गर्म हवा चलती है, पुराने मकबरे तपते हैं, दीवारें दहकती हैं, एक तहजीब झुलस जाती है। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, जैसे उर्दू गज़ल हैदराबाद से भी पहले बुरहानपुर में पैदा हुई, जैसे 16वीं शताब्दी में गुजरात से भागकर सूफी संत यहाँ पहुंचे, जैसे लोदीपुरा दौलत खां लोदी के नाम पर है और दौलतपुरा भी उसी के नाम पर, जैसे बुरहानपुर में पहले गर्मी बर्दाश्त से इतनी बाहर तो नहीं थी। बुरहानपुर जो पहले दक्कन का दरवाज़ा था, जैसे अब एक बंद सूबे के आखिरी मकान की एक बंद खिड़की हो। बुरहानपुर जो पहले दक्कन का दरवाज़ा था, जैसे अब एक बंद सूबे के आखिरी मकान की एक बंद खिड़की हो, जिसके अंदर बातें ही बातें सर टकराती हों, जैसे मुमताज़ की मौत पर शाहजहां पहले यहीं ताजमहल बनवाना चाहता था और उसी शाहजहां को पास के एक गांव की लड़की गुलारा से भी प्यार था। जैसे बुरहानपुर के बुनकर मर खप गए, जैसे बुरहानपुर के बोहरों ने दरगाह हकीमी में खूब पैसा लगाया है, जैसे बुरहानपुर हिंदुओं का भी तीर्थ स्थल है और मुगलों ने ही यहाँ कौन से बड़े खूबसूरत इमारत बनवाए। जैसे फारूकी शाहों का काला पत्थर मुगलों तक चलता ही तो गया, जैसे मुगल शहजादों की हुकूमत के शहर में रहीम के पानी के भंडारे ने शाही खानदानों की तासीर कहाँ ठंडी की। जैसे दनियाल पी पी कर कुत्ते की मौत मरा, परवेज दुत्कारा जाकर कायर की तरह चल बसा, मुमताज खुद बच्चे पैदा कर कर के एक आम औरत की तरह गुजर गई, बेगम शाह शुजा यूं झड़ गई जैसे उसके मकबरे के बाहर की चित्रकारी, और औरंगजेब जैसा पीर फकीर भी यहाँ आकर जैनाबादी के इश्क में बर्बाद रहा। जैसे यहाँ के सेठों ने तो शाही किले से भी विशाल इमारतें बनवा रखी हैं, जैसे फिर भी कुछ भी कहो मुगल तो मुगल ही थे, इनके न्यौछावर सिक्के आज भी यहाँ मिलते ही रहते हैं। न होते हों वे सिक्के सोने के, लेकिन उसके बाद फिर क्या किसी ने लुटाए सिक्के कभी। जानता हूं यह सब गलियों की बातें हैं, जानता हूं यह सब गलियों की बातें हैं, नमक मिर्च लगाकर बिना काम के लोगों के बीच लू भरी दोपहर गुजारने को बेसब्र बीते दिनों की गप्पें। थोड़ा इतिहास, थोड़ा रश्क, थोड़ी हसरत और थोड़े कांच जैसे ख्वाब। भले ही कांच के वे मशहूर गोले अब बुरहानपुर में न बनते हों, और भले ही कब्रिस्तान बुनकरों के नाम पर न होकर
शहजादों की धाय अनगा के नाम पर हो, पर महल गुलारा के पास की नदी का नाम आज भी उतावली है। पर महल गुलारा के पास की नदी का नाम आज भी उतावली है, और उतावलेपन में कही सुनी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर उन शहरों में जहां बड़ी गर्म हवा चलती है। एक अंतिम कविता आपको सुना देता हूं। ये पंचगनी पर है जी। इसका शीर्षक है अच्छे जी। पंचगनी। इस बीच संजीव बख्शी जी की एक फरमाइश है कि आप बस्तर में रहे, अगर बस्तर की कविताएं हों। नहीं है तो जी बस्तर पे लिखा नहीं है बख्शी जी अभी तक। हाँ जी। पंचगनी पे सुना देता हूँ। एक बहुत छोटी सी कविता है, अंतिम कविता। पठार सीधे खत्म हो जाता है यहाँ, पठार सीधे खत्म हो जाता है यहाँ, नीचे बहुत दूर नजर आते हैं कुछ मकान, शून्यता को गरीबों की ठिठाई से संभाले हुए। उन्हें देखकर अच्छा लगता है, पेड़ों, वादियों, हरियाली, फूलों और हवा से भी अच्छा। पंचगनी की इस ऊंची सी खाली सड़क पर अकेले चलते आज के दिन बहुत आश्वस्त किया इस जिठाई ने। मुझे अपने सभी बिछड़े शहरों के मकान याद आए, याद आई भीड़ भाड़, चहल पहल, पसीना, शोर और बेलगाम लोग। मुझे लगा जैसे मैं एक आदमी कैसे और क्यों इतने आदमियों को छोड़कर चला आया इस सुनसान निर्जीव सी जगह पर, जहां गर्मी ही नहीं लगती, जहां सिर्फ अपनी आवाज गूंजती है, और वह भी अंतिम शब्द के एक टुकड़े की तरह, जिसके बाद सिर्फ होती है सन्नाटे की सिहरन। मुझे खौफ सा लगा इस निस्संग सी ठंड से, आज कुछ अच्छे नहीं लगे पंचगनी के फूल। धन्यवाद जी। शुक्रिया पंकज जी, समय निकालने के लिए और यहाँ इन बेहतरीन कविताओं का पाठ करने के लिए। बहुत बहुत तारा धन्यवाद सिंह जी। तारा सिंह जी की एक प्रतिक्रिया है, वाह क्या बात है, अच्छी कविता। और जो आपने जिस नदी की चर्चा की उसकी भी यहाँ पर उन्होंने उसका उल्लेख किया है। और मनोज पांडे जी जुड़े हुए हैं, और भी कई मित्रगण, मैं एक बार नाम ले लूं। सुरेंद्र कुमार मिश्र, शेफाली चौबे, अजय कुमार, चंद्रकांता जी, उदय भानु पांडे जी, ज्ञान प्रकाश विवेक, संजीव बख्शी, सपना सिंह, अंजू ढड्ढा मिश्र, भावना सोखले, प्रभा मिश्र, वंदना राग जी, मनोज वर्मा, नरेंद्र कुमार, बीरू सोनकर, तारा सिंह, ऋतु माथुर, मनोज पांडे और तमाम मित्रगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, और जिस तरह से इतिहास, पर्यटन, परिवेश, संस्कृति, समाज, ये सब कवि के अपने स्वर में, कवि की अपनी निजी अनुभूतियों के साथ गूंथकर आते हैं, तब उसका स्वर किस तरह एक अलहदा स्वर होता है, आज हमने इन कविताओं को सुनते हुए इसे भी महसूस किया। सभी मित्रों का धन्यवाद। पंकज जी शुक्रिया कि आप समय निकाले, और हम सभी के लिए यह बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी सुनने वालों का। जी। और हम सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि शीघ्र ही इनका नया संग्रह तैयार हो रहा है, और हम लोग के
हम लोगों के पास वह पुस्तक भी आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया। शुभ रात्रि। धन्यवाद।